हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज डॉरी सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक डील करने जा रहा हूँ जिस पे काफ़ी सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये बर्निंग टाइप का है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दहेज एक कॉमन बात है। लोग दहेज लेना और देना शान की बात समझते हैं, लेकिन इसका लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि जब उनको प्रताड़ित किया जाता है तो वो जब केस दर्ज करवाती हैं न्यायालय में, तो वो ऐसे लोगों पर भी केस दर्ज कर देती हैं जिनमें उनका योगदान या हाथ नहीं होता है। इसके लिए धारा 498A का एक है ना, काफ़ी चर्चा में रहा था। धारा 498A ये क्यों चर्चा में रहा था, उच्चतम न्यायालय ने क्यों इस पर सुनवाई की, इसके बारे में मैं आज कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। धारा 498A चर्चा का कारण क्यों था? 27 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। उस समय हमारे न्यायमूर्ति A.K. गोयल तथा U.U. ललित की पीठ ने महिलाओं द्वारा अपने पति के खिलाफ दहेज निरोधक मतलब दहेज को रोकने के लिए जो रोकथाम कानून का दुरुपयोग किए जाने पर जो चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि इस प्रकार के मामले में आरोप की पुष्टि न होने तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि बहुत सारे पुरुषों का हाथ नहीं होता, उसका वो दुरुपयोग करती हैं। तो पीठ के अनुसार कई बार महिलाएं है ना, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498A का दुरुपयोग करते हुए पति सहित उसके परिवार के अन्य सदस्यों तथा रिश्तेदारों पर भी दहेज उत्पीड़न, षड्यंत्र एवं मारपीट से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज करा देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बेगुनाह, निर्दोष, बेवजह गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय का दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इससे 1961 से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि यह केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के संदर्भ में दिया गया है ना। इसमें क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार धारा 498 के तहत दहेज से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए प्रत्येक जिले में एक परिवार कल्याण समिति का गठन किया जाएगा तथा शिकायत को सर्वप्रथम इसी समिति को भेजा जाएगा। शिकायत मिलने के बाद समिति प्रभावित या आरोपी व्यक्ति एवं उसके सगे संबंधियों एवं परिवारों के साथ मिलकर आवश्यक जांच पड़ताल व जानकारी जुटाएगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट को आरोपों की पुष्टि के संबंध में एक रिपोर्ट उक्त समिति द्वारा प्रेषित की जाएगी, जिसके बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। जैसा कि आपने सुना कि धारा 498A क्या है ना। धारा 498 में और भी बातें कही गई है कि दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आप जैसा देख रहे हैं है ना, जैसा कि मैंने बताया, धारा 498A के तहत प्रतिवर्ष जितने मामले दर्ज हो रहे हैं उनमें से बेहद कम मामलों में दोष या अपराध सिद्ध हो पाया है। वर्ष 2012 में जिन मामलों में धारा 498A का इस्तेमाल किया गया उनमें से 93.6% मामलों में चार्जशीट फाइल की गई, मगर महज 14.4% मामलों में ही दोषियों को अपराध सिद्ध हो गया। महिलाएं तो क्या करती हैं
1961 डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 है ना, उसमें क्या होती हैं कि महिलाएं किसी पर जाकर अपना केस दर्ज कर देती हैं। इसमें 1961 में क्या कहा गया है, दहेज प्रतिषेध कानून की धारा 8 के तहत दहेज लेना एवं दहेज देना दोनों ही संज्ञेय अपराध है। दहेज देने के मामले में धारा 3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और दहेज निरोधक कानून 1961 की धारा 3 के तहत अपराध सिद्ध होने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार दहेज प्रतिषेध कानून की धारा 4 के अंतर्गत दहेज लेने या मांग करने के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है और इस मामले में अपराध सिद्ध होने पर 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान बनाया गया है। यही नहीं, शादी से पहले दहेज मांगना अथवा दहेज की मांग करना कानूनी रूप से गंभीर अपराध माना गया है। आई थिंक सो आप समझ चुके होंगे कि 1961 जो कि स्त्रियों के सपोर्ट में एक कानून बनाया गया और 498 ए पुरुषों के सपोर्ट में किया गया। जैसा कि आप कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं कि यदि कोई महिलाएं यदि आप पे केस दर्ज करती हैं 1961 के तहत, तो आईपीसी के तहत, तो आप 498 ए के तहत आप भी केस दर्ज करवा सकते हैं। यदि आप बेगुनाह हैं तो आपको कोई भी महिला के द्वारा केस करने पर भी आपको सजा नहीं दी जा सकती है।